हम लोग कोहरा आज पढ़ रहे हैं निम्न स्तरीय संघनन। उच्च स्तरीय संघनन में आपने बादल पढ़ा है। बादल में आपने क्या पढ़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संस्थान ने बादलों के 4 फैमिली और 10 जनरा 10 वंश बताया ना। उस आधार पर आपने पढ़ा कि ए फैमिली क्लाउड, बी फैमिली क्लाउड, सी फैमिली क्लाउड और डी फैमिली क्लाउड। स्ट्रेटस क्लाउड, स्तरीय बादल, स्ट्रेटस, निम्बो स्ट्रेटस और स्ट्रेटोक्यूमुलस या क्यूमुलो स्ट्रेटस ना। स्तरीय, वर्षा स्तरीय और कपासी स्तरीय या स्तरीय कपासी, 3 बादल हो गए। फिर इसके बाद बी फैमिली क्लाउड, जिसे उच्च स्तरीय, बी फैमिली क्लाउड को जनरली कहते हैं उच्च स्तरीय या मध्य स्तरीय बादल ना। जनरली इनको मध्य स्तरीय कहना चाहिए। अल्टो का मतलब कुछ होता है। सी फैमिली क्लाउड निम्न स्तरीय हो गए और बी फैमिली क्लाउड मध्य स्तरीय होना चाहिए। तो इनका नाम, इसमें 2 क्लाउड्स हैं, अल्टो स्ट्रेटस और अल्टो क्यूमुलस। तो कुछ लोग इनको मानते हैं कि ये मध्य में है, इसलिए मीजो स्ट्रेटस और मीजो क्यूमुलस भी कह देते हैं। अगर किसी एग्जाम में मीजो स्ट्रेटस मीजो क्यूमुलस आता है तो आप परेशान होइएगा कि यार कोई क्लाउड हो गया। वही अल्टो स्ट्रेटस, अल्टो क्यूमुलस ए और सी फैमिलीज के बीच में है, बी फैमिली में है, तो इसलिए उसको मध्य स्तरीय और मध्य कपासी भी कह देते हैं। वैसे जो सी फैमिली में स्तरीय है उसकी अपेक्षा बी फैमिली वाले क्लाउड ऊंचाई पर है, तो उनको अल्टो स्ट्रेटस उच्च स्तरीय और अल्टो क्यूमुलस उच्च कपासी बादल कहते हैं। फिर इसके बाद ए फैमिली क्लाउड है सबसे ऊंचाई पर, तो ए फैमिली क्लाउड में क्या हो जाएगा, ए फैमिली क्लाउड में साइरो स्ट्रेटस या स्ट्रेटोसाइरस, पक्षाभ स्तरीय या स्तरीय पक्षाभ, और उसके ऊपर फिर क्या हो गया, दूसरा उसमें क्या हो गया, क्यूमुलो साइरस या साइरो क्यूमुलस न, पक्षाभ कपासी या कपासी पक्षाभ, और सबसे ऊपर उसमें हो गया साइरस। साइरस को हिंदी में भी साइरस लिखते हैं, पक्षाभ भी लिख देते हैं, तो पक्षाभ या साइरस बादल। वर्षा करने वाले बादलों में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले बादल यही साइरस या पक्षाभ होते हैं, और ये क्षोभ मंडल तक पाए जाते हैं। वर्षा करने वाले लगभग समस्त बादलों का विस्तार क्षोभ मंडल में है। और इसके ऊपर लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में एक बादल होते हैं जो मोती की तरह चमकते रहते हैं और सामान्यतः इनसे वर्षा नहीं होती है, उन्हें कहते हैं मुक्ताब बादल, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड ना। और एक बादल जो स्यूडो क्लाउड्स बनते हैं, कहां पर स्यूडो क्लाउड्स कहां पर बनते हैं मेसोस्फीयर में। मेसोस्फीयर में पूरे एटमॉस्फेयर का मिनिमम टेम्परेचर कहां मेजर किया जाता है, मेसोस्फीयर में। मेसोस्फीयर की बाहरी सीमा 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान गिरकर -80 से -110 डिग्री सेल्सियस के मध्य बना रहता है। कभी -80 है, -90 है, -100 है, -110 है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा रहता है, लेकिन वो वेरी करता है। -80 से -110 के बीच में वेरी करता है मेसोस्फीयर की बाहरी सीमा पर टेम्परेचर ना। ये जो मिनिमम टेम्परेचर होता है पूरे एटमॉस्फेयर का मेसोस्फीयर में, मेसोस्फीयर की आउटर लिमिट पर, बाहरी सीमा पर, आउटर मोस्ट लिमिट ऑफ द मेसोस्फीयर हैज द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो वहीं पर क्या होता है, नॉक्टोलुसेंट क्लाउड बनते हैं, जिसमें जल वाष्प भी हो सकता है, और उसमें क्या होते हैं, जो उल्का का धूल काफी मिला होता है ना, मेटियोरिटिक डस्ट होता है, मेटियोरिटिक डस्ट, उल्कास्म धूल भी रहता है, और नाइट्रोजन गैसें भी वहां पर संघनित अवस्था में उसमें होती है इस प्रकार के क्लाउड्स में ना। जो नॉक्टोलुसेंट क्लाउड्स हैं इनमें नाइट्रोजन गैसें भी होती हैं, वाटर वेपर भी होता है, और इसमें काफी अधिक डस्ट होता है, मेटियोरिटिक डस्ट होता है, उल्कास्म धूल भी होता है इसमें। तो और इसके अलावा हम लोग पढ़ रहे थे डी फैमिली, ए बी सी हुआ था या ए बी सी हुआ था, फिर डी फैमिली क्लाउड। डी फैमिली जो क्लाउड, ए बी सी फैमिली वाले जो क्लाउड्स थे, ये तो क्षैतिज विस्तार वाले बादल थे, क्षैतिज विस्तार वाले। और ऊर्ध्वाधर विस्तार वाले बादलों में क्या हो जाता है, केवल कपासी और वर्षा कपासी। क्यूमुलस क्लाउड्स, क्यूमुलस मीन्स कपासी ना, कपास की तरह, जिसको पहले की किताबों में लिखा रहता था बुढ़िया के बाल की तरह, लेकिन अब जवान आदमी का भी बाल पक गया है, इसलिए किताब वाले बुढ़िया का बाल ना लिख करके बस केवल कपासी बादल लिखते हैं। तो कपासी बादल जो होते हैं सामान्यतः इनसे वर्षा नहीं होती है, और कपासी बादल होते कैसे हैं, कम वर्षा होती है, छुटपुट वर्षा होती है, और ये होते हैं फूल गोभी की तरह
निचला इनका आधार समतल होता है और ऊपरी वाला भाग कैसा होता है, ऊपरी भाग ये फूल गोभी की तरह हो जाता है या गुंबदाकार हो जाता है इनका अपर पार्ट। तो इन्हें गुंबदाकार क्लाउड्स ना डोम शेप्ड क्लाउड्स गुंबदाकार बादल भी कहते हैं। और नेक्स्ट कौन से क्लाउड है, वर्षा कपासी बादल जो होते हैं पूरे क्षोभ मंडल के निचले संस्तर से लेकर पूरे क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा तक ज्यादा करके वर्षा कपासी बादल कहाँ बनते हैं, वर्षा कपासी बादल सबसे ज्यादा बनते हैं विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में। और विषुवत रेखा के सारे क्षोभ मंडल का विस्तार 1819 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। तो ये 18-19 किलोमीटर की ऊंचाई तक वर्षा कपासी बादलों का विस्तार होता है वायुमंडल में। तो वर्षा कपासी बादल जो होते हैं ये पर्वत सदृश दिखाई देते हैं। पर्वत कपासी 18 किलोमीटर 19 किलोमीटर भी ऊंचे हो सकते हैं, इसलिए इनको पर्वत सदृश बादल कहते हैं। इनके शीर्ष पर एनुअल या निहाई बनता है, एनुअल निहाई बनता है। जो एनुअल का मतलब हो गया कि वहां पर काफी बर्फ जैसा हो जाता है और नुकीला न होकर के थोड़ा सपाट हो जाता है इनका शीर्ष, और वो बर्फ उस पर रहता है, तो एनुअल बनता है जो तड़ित। और इसमें क्या होता है, संघनन की प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है वर्षा कपासी बादलों में, और जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है संघनन के समय वही निर्मुक्त होती है। तो अत्यधिक गुप्त ऊष्मा के निर्मुक्त होने के कारण यहाँ पर जल के अणु ब्रेक हो जाते हैं ना, उनका जो डाइपोलर बॉन्ड होता है ब्रेक हो जाता है, H+ और OH- आयन बन जाता है। H+ आयन तो एक तरह से प्रोटॉन है, तो स्वतंत्र अवस्था में सामान्यतः नहीं रह पाता है, वह जल के अणुओं H2O से रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, H3O+ बना देगा, हाइड्रोनियम आयन बना देगा। और OH- आयन मतलब हाइड्रोक्सिल आयन, तो OH- आयन निगेटिव हो गया और हाइड्रोनियम पॉजिटिव आयन हो गया। तो ये क्या होता है कि आयन के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। ये आयन जो होते हैं वर्षा के जल में घुल करके ऐसे न ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। आप जानते हैं कि विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा धनावेशित कणों के प्रवाह की दिशा और ऋणावेशित कणों के प्रवाह की विपरीत दिशा में होती है। तो इस प्रकार से दोनों दिशाओं में इन जलधारा के साथ में क्या होता है, जो वर्षा होती है जलधारा की तरह बहती है, तो दोनों दिशाओं में यहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और तेज अगर पवन प्रवाह होता है तो आपस में ये विपरीत दिशा में प्रवाहित होने वाली धाराएं आपस में मिलती है और गरज कड़क चमक के साथ वर्षा होती है ना। रेनफॉल विद थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म के साथ यहाँ पर रेनफॉल होती है। कम समय में घनघोर वर्षा करने वाले जो बादल होते हैं वर्षा कपासी बादल होते हैं। अगर कहा जाए सर्वाधिक वर्षा करने वाले बादल तो वर्षा कपासी बादल होते हैं, कैट्स एंड डॉग्स रेन करते हैं। लेकिन कहा जाए कि लंबे समय तक सबसे ज्यादा वर्षा करने वाले, लंबे समय तक और ज्यादा विस्तृत क्षेत्रफल में वर्षा करने वाले बादल कौन होते हैं, अल्टो स्ट्रैटस बादल। स्ट्रैटस बादल अक्सर कई बार क्या होता है कि शुक्रवार को शुरू हुआ तो अगले शुक्रवार तक छुटपुट वर्षा लगातार चल ही रही है, शुक्र की बदली शुक्र जाए जो कहावत है, तो ज्यादा करके अल्टो स्ट्रैटस क्लाउड से होती है। कई बार शाम के समय जब वर्षा शुरू हो जाती है तो काफी लंबा चलता है, उसको कहते हैं पूरी रात वर्षा होती रह गई, दूसरे दिन सुबह जाकर समाप्त हुई, 12 घंटे 13 घंटे तक लगातार वर्षा हुई। तो ऐसी वर्षा भी उच्च स्तरीय बादलों से होती है। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह का झगड़ा और शाम की वर्षा जल्दी रुकती नहीं है, ये कहावत है। तो अब हम लोग बात कर रहे थे, ये उच्च स्तरीय संघनन था। निम्न स्तरीय संघनन में विभिन्न प्रकार कोहरा, मुख्य रूप से कोहरा शब्द है निम्न स्तरीय संघनन के लिए। कोहरा है निम्न स्तरीय संघनन में। ओस को भी आप कह सकते हैं और पाला या तुषार को भी निम्न स्तरीय संघनन में मान सकते हैं। लेकिन जब ओस है, पाला या तुषार है, उसको वर्षण की श्रेणी में, गैसीय वर्षण की श्रेणी में रख दिया जाता है। गैसीय वर्षण की श्रेणी में किसको रख दिया जाता है, ओस, टेव। और पाला या तुषार, फ्रॉस्ट, FROST, फ्रॉस्ट को वर्षण, गैसीय वर्षण की श्रेणी में रख दिया जाता है और कोहरा को संघनन के रूप में रख दिया जाता है। तो जो कोहरा है निम्न स्तरीय संघनन है। कोहरे को देखिए बायर्स ने परिभाषित किया है कि कोहरा क्या है, धरातल के निकट के वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म जल सीकर जिनमें क्षैतिज दृश्यता 1 किलोमीटर से कम पाई जाती है। बायर्स ने परिभाषित किया है कोहरे को, धरातल के निकट के वायुमंडल में निलंबित ऐसे सूक्ष्म जल सीकर जिनमें
दृश्यता 1 किलोमीटर से कम होती है। अगर कहीं कोहरे की स्थिति तब मानी जाती है जब दृश्यता 1 किलोमीटर से कम है। जनरली इसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग है उसने माना है 900 मीटर। 900 कोहरे में दृश्यता 900 मीटर से कम होती है। 900 मीटर से ज्यादा दृश्यता हो गई तो वो हो गया धुंध हो गया। लेकिन अब इसमें भी कुछ विद्वानों ने क्या कह दिया है कि 900 मीटर तक दिखाई दे, 900 मीटर से ज्यादा दिखाई नहीं देगा अगर तो कोहरा है। 900 मीटर से 1.8 किलोमीटर तक दिखाई दे रहा है तब वह हेज है, कोहरे का हल्का रूप कुहासा। और अगर इससे दृश्यता थोड़ी सी ज्यादा है तो वह धुंध है। ऐसे भी डिफाइन किया है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग का है आप उसी के अनुसार पढ़िए कि दृश्यता कोहरे में दृश्यता 900 मीटर से अधिक नहीं होती है और धुंध में दृश्यता 900 मीटर से अधिक होती है। बस आप ये जानिए। और कुहासा या हेज क्या है? पर्वतीय क्षेत्रों में पाए पर्वतीय ढालों के सहारे उत्पन्न होने वाला एक कोहरा है हेज, जिसको कुहासा भी कहते हैं। लेकिन हेज और फाग में अंतर क्या होगा कि फाग की अपेक्षा हेज में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। ऐसे अपन कर रखिए। और इसके बाद हम लोग कोहरे को और तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि जैसे कोहरा क्या है? ऐसा स्तरीय मेघ है जिसमें वायुमंडलीय दृश्यता घट जाती है। ऐसे निम्न स्तरीय मेघ, ऐसे स्ट्रेटस क्लाउड, ऐसे स्तरीय मेघ जो धरातल के इतने निकट पाए जाते हैं कि उनसे हमारी मतलब हम लोगों की जो लंबाई है 4 फीट 5 फीट 6 फीट के हम लोग हैं मानव, तो ये इतने निकट होते हैं कि हमारी आंख के नीचे भी ये वायुमंडल में पाए जाते हैं। तो हम लोगों की दृश्यता क्या हो जाती है? इससे प्रभावित होती है। हम ज्यादा दूर तक वायुमंडल में नहीं देख पाते हैं। ऐसे स्तरीय बादल को कोहरा कहते हैं। ठीक है। और इसमें क्या है? कोहरे की उत्पत्ति के लिए क्या आवश्यक है कि तापमान का ओशांक के नीचे गिर जाना, हिमांक के नीचे नहीं। तापमान का हिमांक के नीचे गिर जाना नहीं, तापमान का ओशांक के नीचे गिर जाने पर कोहरा पड़ता है। अगर वायु में प्रदूषण की मात्रा, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं कि यदि विभिन्न प्रकार की प्रदूषक गैसें वायु में मिली हुई हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है, तो संघनन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? संघनन का जो या ओशांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ओशांक बढ़ जाएगा या घट जाएगा। ओशांक का मतलब वह टेम्परेचर जिस पर संघनन प्रारंभ होता है ना, वह टेम्परेचर जिस पर कंडेंसेशन प्रारंभ होता है वो है ड्यू पॉइंट ओशांक। तो प्रश्न आता है अगर वायुमंडल में पॉल्यूटेंट्स की मात्रा बढ़ा दिया जाए तो ड्यू पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ड्यू पॉइंट अपरिवर्तित रहेगा, ड्यू पॉइंट घट जाएगा, ड्यू पॉइंट बढ़ जाएगा तो ड्यू पॉइंट घट जाएगा। अर्थात वायुमंडल 100% सैचुरेट होने से थोड़ा कम ही है तभी संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अर्थात ड्यू पॉइंट घट जाएगा या कहिए 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं पहुंची है तब भी संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है अगर वायुमंडल में डिफरेंट टाइप के पॉल्यूटेंट्स हैं तो। फिर इसके बाद हम लोग कोहरे का वर्गीकरण करते हैं दृश्यता 2 आधार पर। कोहरे के वर्गीकरण के कई आधार हैं, मुख्य रूप से 3 आधार बताए गए हैं कि दृश्यता के आधार पर कोहरे का वर्गीकरण, दूसरा वर्गीकरण निर्माण की प्रक्रियाओं के आधार पर कोहरे का वर्गीकरण और तीसरा अपीयरेंस के आधार पर कोहरे का वर्गीकरण है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग है उसने कोहरे के वर्गीकरण को दो ही आधार माना है। एक तो कोहरे के वर्गीकरण का 2 ही आधार माना है, एक तो दृश्यता के आधार पर कोहरे का वर्गीकरण और दूसरा आधार माना है निर्माण की प्रक्रियाओं के आधार पर कोहरे का वर्गीकरण। दृश्यता के आधार पर कोहरे का जो वर्गीकरण है उसमें है वेरी डेंस फॉग कहेंगे, अति घना या अति सघन कोहरा, जिसमें दृश्यता क्या होती है 45 मीटर तक होती है। अर्थात 45 मीटर से ज्यादा दूर की वस्तुएं अगर कोहरे में दिखाई न दे तो ऐसे कोहरे को आप कहेंगे वेरी डेंस फॉग। अगर दृश्यता 180 मीटर तक ही है अर्थात 180 मीटर से अधिक दिखाई नहीं दे रहा है कोहरे में तो ऐसे कोहरे को डेंस फॉग कहेंगे। मतलब बस केवल घना कोहरा कहेंगे, घना कोहरा, वेरी डेंस नहीं कहेंगे, बस डेंस फॉग कहेंगे। अगर कोहरे में दृश्यता 450 मीटर तक है, 450 मीटर से ज्यादा दूर की वस्तुएं कोहरे में नहीं दिख रही है तो ऐसे कोहरे को आप केवल कोहरा फॉग कहेंगे। अगर कोहरे में दृश्यता की स्थिति 900 मीटर तक है, बस 900 मीटर से ज्यादा दूर तक की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही है तो उसको मॉडरेट फॉग कहेंगे। मॉडरेट फॉग को भी हिंदी में साधारण कोहरा लिख दिया जाता है। तो जनरली कोहरे की जो परिभाषा दी गई है विद्वानों द्वारा, बायर्स आदि के द्वारा, तो उसमें बस इतना ही माना गया है कि 900 मीटर तक की अगर दृश्यता है तो कोहरा है, अगर दृश्यता इससे ज्यादा हो जाती है तो धुंध है ना।
और कहा कि धुंध वह है जिसमें दृश्यता 1.8 किलोमीटर तक होती है, उससे ज्यादा की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, उसको धुंध कहेंगे। एक दूसरा शब्द आता है धुंध मतलब मिस्ट। एक दूसरा शब्द आता है हेज। हेज को भी हिंदी में कहीं कोई धुंध लिखा रहता है, कोई कुहासा लिखा रहता है, इसलिए आप इंग्लिश का जो टर्म है हेज उसको आप जानते रहिए। हेज कोहरे का एक ऐसा रूप है जो पर्वतीय ढालों के सहारे उत्पन्न होता है। और इसमें क्या होता है कि होता ये है कि जब जैसे पर्वत है, पर्वत के ढाल के सहारे, पर्वत का जब ढाल बहुत तीव्र होता है तो पहले तो वायु कैसी है, आर्द्र है और गर्म वायु है, आर्द्र है गर्म वायु है, तो वायु का तेजी से क्या होगा, यहाँ पर पर्वतीय ढाल के सहारे आरोहण होगा। पर्वतीय ढाल के सहारे इसका जब आरोहण हो रहा है और शुष्क रुद्धोष्म दर से आरोहण हो रहा है, शुष्क रुद्धोष्म दर, ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट से, तो उस दशा में तापमान की गिरावट कितनी हो जाती है, तापमान की गिरावट 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर हो जाती है। तो तेजी से तापमान घटता है। तापमान एक तो ऊपर जाने पर तापमान तेजी से घट रहा है, दूसरा क्या है कि जब वायु का कोई भी सैंपल आप वायुमंडल में ऊपर पहुंचा दिए, मतलब फॉर एग्जाम्पल ऊपर पहुंच गया, वायुमंडल का कोई भी सैंपल पर्वतीय ढाल के सहारे वायुमंडल में ऊपर पहुंच गया, तो क्या होगा, नीचे वायुदाब ज्यादा था, ऊपर वायुदाब कम था। वायुदाब कम था, नीचे वायुदाब ज्यादा था, तो वायु क्या थी, संपीड़ित थी। और जैसे ही ऊपर गई, एयर प्रेशर कम हुआ ना, तो वायु में क्या होगा, प्रसार होगा। और जब वायु में प्रसार होता है तब भी क्या होता है, वायु में प्रसार होगा तो वायु के जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी ना। आप जानते हैं दबाव बढ़ेगा तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो आपस में ज्यादा टकराएंगे तो उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। वायु दबाव बढ़ाएंगे तो अणुओं की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो ज्यादा टकराते हैं तो इसलिए उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब ऊपर गए फैलाव हुआ तो अणुओं की गतिज ऊर्जा कम हो गई तो तापमान घट गया। वायु दाब कम होने से टेम्परेचर घट गया, अर्थात क्या हो गया, जो वायु नीचे थी वही जब ऊपर गई तो उसका प्रसार होगा और तापमान घट जाएगा, अर्थात कूलिंग होगी। और कूलिंग से क्या हो जाएगा, वह ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि वो शांत को प्राप्त कर ले, अर्थात कूलिंग हो गई, तापमान घट गया। तो आप जानते हैं कि वायुमंडल के किसी नमूने की तापमान घटने के साथ जलवाष्प धारण करने की क्षमता घटती है और तापमान बढ़ने के साथ जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती है। तो तापमान घट गया तो जलवाष्प धारण करने की क्षमता, इसके कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर और मॉइस्चर इसकी घट गई। तो इसकी कैपेसिटी जब घट गई तो इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सापेक्ष आर्द्रता, आपने पढ़ा है सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है, वायुमंडल के किसी नमूने में उपस्थित जलवाष्प डिवाइडेड बाय वायुमंडल के उसी नमूने को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की कुल मात्रा। तो जब तापमान घट गया और जलवाष्प को धारण करने की उसकी क्षमता घट गई तापमान घटने के साथ, और वो क्षमता किसमें है, हर में है ना, न्यूमरेटर नहीं डिनोमिनेटर में है, तो कम से भाग देंगे तो वैल्यू ज्यादा आएगी ना। तो कहने का सेंस, जब आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी समझे होंगे तो ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उसकी तापमान घटेगी तो सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और सापेक्ष आर्द्रता बढ़ करके 100% हो जाएगी तो वही टेम्परेचर जिस पर वायुमंडल के किसी नमूने की सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है, उस टेम्परेचर को कहते हैं ड्यू पॉइंट। ओशांक कहते हैं क्योंकि उस पर संघनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, तो संघनन की क्रिया शुरू हो जाएगी और बादल बनेंगे, वर्षा होगी। और इसके बाद जब यही वायु क्या होती है कि अगर इसमें क्या है कि धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है, वर्षा नहीं हुई, तो उसके पहले अगर पर्वतीय ढाल में ज्यादा ऊंचाई पे नहीं है तो उसमें क्या होगा कि धीरे, अगर आरोहण तेज हुआ तो संघनन का बादल बनेगी, वर्षा हो जाएगी। आरोहण अगर धीरे धीरे हो रहा है तब जल की नन्ही नन्ही बूंदें बन जाएंगी और वो ज्यादा ऊंचाई पर नहीं बढ़ रही है, पर्वत के ढाल पर इतनी ऊंचाई पर बढ़ रही है जहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में होटल, रेस्टोरेंट या फलों के बागान है, तो वहां पर क्या होता है, कोहरा छाया रहता है। तो दूसरा क्या होता है कि इस ओर भी आती हैं ये हवाएं, तो इतनी आर्द्रता रहती है कि यहाँ पर भी कोहरा छाया रहता है। जैसे आपने देखा है यहाँ पर राकेश के पूर्वी ढाल के सहारे जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैदान है, यहाँ पर भी क्या रहता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मैदान में कोहरा छाया रहता है, यहाँ पर भी कोहरा छाया रहता है। लोग पढ़ेंगे निर्माण की प्रक्रियाओं के आधार पर कोहरे का वर्गीकरण। निर्माण की प्रक्रियाओं के आधार पर कोहरे का वर्गीकरण। पहला कोहरा हो गया, निर्माण की प्रक्रियाओं के आधार पर कोहरे के दो तरह का कोहरा हो जाता है, एक तो अंतः वायु राशीय कोहरा, दूसरा हो जाता है वाताग्रीय कोहरा।
तो जो अंतः वायु राशिय कोहरा है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला हो गया विकिरण जनित कोहरा या विकिरण कोहरा या स्थली कोहरा, और दूसरा है पर्वतीय कोहरा, और तीसरा है अभिवाहन जनित कोहरा या अभिवाहन कोहरा। जो अभिवाहन जनित है उसी को अभिवाहन कोहरा कहते हैं। एडवेशनल फॉर्म, ओरोग्राफिक या माउंटेनियस फॉर्म, और जो पहला है रेडिएशनल फॉर्म ना, यही है 3 हो गया। और दूसरा प्रकार हो गया वाताग्री कोहरा का, दूसरा वर्ग है वाताग्री कोहरा का। वाताग्री कोहरा 2 प्रकार का होता है, एक तो उष्ण वाताग्र के सहारे उत्पन्न होने वाले कोहरे, और दूसरे क्या होता है शीत वाताग्र के सहारे उत्पन्न होने वाला कोहरा। तो सबसे पहले हम लोग अंतः वायु राशि कोहरे की बात कर रहे हैं। इसमें पहला है विकिरण कोहरा। विकिरण कोहरा कैसे उत्पन्न होता है? विकिरण के उत्सर्जन हो जाने से, धरातली विकिरण का जब तेजी से उत्सर्जन हो जाए, धरातल शीतल हो जाए, उसके संस्पर्श की, उसके कांटेक्ट की वायु शीतल हो जाएगी, तो उसकी जलावट धारण करने की क्षमता घट जाएगी, अर्थात उसके रिलेटिव ह्यूमिडिटी तेजी से बढ़ेगी और उसमें संघनन की प्रक्रिया धरातल के निकट शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग धरातली या विकिरण कोहरा कहेंगे। विकिरण कोहरा, तो आप जानते हैं कि वायु क्या होती है, एयर क्या होती है, उष्मा की कुचालक होती है, और धरातल क्या है, उष्मा की सुचालक है। तो शीतल रात्रि के समय शीतल होने की प्रक्रिया में वायु धरातल से पार्थिव विकिरण का तेजी से, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का तेजी से उत्सर्जन हो जाता है, धरातल शीतल हो जाती है, उसके संस्पर्श की वायु शीतल हो जाती है, जबकि कुछ ऊंचाई पर स्थित वायु उष्मा के कुचालक होने के कारण धरातल के संस्पर्श वाली वायु की अपेक्षा कुछ ऊंचाई पर स्थित वायु गर्म बनी रहती है, क्योंकि उस वायु क्या होती है, उष्मा की कुचालक। तो ऊपर की जो संस्तर हैं, ऊपर के जो लेयर्स हैं वायुमंडल के, उनसे विकिरण का उत्सर्जन कम हुआ, और धरातल से विकिरण का उत्सर्जन ज्यादा होने से उसके संस्पर्श की वायु शीतल हो गई, जबकि उसके ऊपर स्थित वायु उष्मा की कुचालक होने के कारण वह अपेक्षाकृत गर्म बनी रहती है। तो इस दशा में क्या होता है, तापीय व्युत्क्रमणता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। थर्मल इन्वर्जन अर्थात ऊंचाई के साथ सामान्यतः वायुमंडल के निचले परतों में तापमान गिरता है, क्षोभमंडल ऊंचाई के साथ सामान्यतः तापमान गिरता है, लेकिन जब किसी स्थान पर ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट के बजाय तापमान में वृद्धि होने लगे तो यह घटना कहलाती है थर्मल इन्वर्जन, तापीय व्युत्क्रमणता। तो सामान्यतः जो तापीय व्युत्क्रमणता अगर धरातल के निकट उत्पन्न हो रही है तो उस समय भी क्या होता है, धरातल के निकट कोहरा उत्पन्न होता है। तो इस कोहरे को जनरली विकिरण जनित कोहरा कहते हैं। सामान्यतः जो विकिरण व्युत्क्रमणता की दशा में ही कोहरा पड़ेगा धरातल के निकट। विकिरण व्युत्क्रमणता के लिए जो दशाएं आवश्यक थी वही दशाएं किसके लिए आवश्यक हो जाएंगी, धरातली या विकिरण कोहरे के लिए वही दशाएं आवश्यक हो जाएंगी। जैसे इसमें पहली दशा क्या है, शीत ऋतु की लंबी रातें। शीत ऋतु की लंबी रातों में क्या होता है, प्रवेशी सौर विकिरण की तुलना में बहिर्गामी पार्थिव विकिरण अधिक सक्रिय हो जाती है, जिससे धरातल शीतल, उसके संस्पर्श की वायु शीतल हो जाती है, धरातल के निकट की वायु की रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और वहां पर कोहरे की दशाएं उत्पन्न हो जाती है। दूसरा कारण क्या है, दूसरी दशा क्या है, स्वच्छ आकाश या बादल रहित आकाश। अगर वायुमंडल में बादल है तो पार्थिव विकिरण जाएगी, बादलों से परावर्तित होकर रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगी, तो धरातल के निकट की वायु गर्म बनी रहेगी। लेकिन अगर वायुमंडल में बादल नहीं है तो पार्थिव विकिरण का लंबे समय तक जब उत्सर्जन होता रहता है, शीत ऋतु में या वर्षा ऋतु में धरातल से पार्थिव विकिरण का उत्सर्जन हो रहा है, पार्थिव विकिरण क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट होकर नहीं आ रही है बल्कि अंतरिक्ष में पलायन कर जा रही है, तो धरातल शीतल हो जाता है और इसके संस्पर्श की वायु शीतल हो जाती है, और उस दशा में धरातल के निकट कोहरा उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग विकिरण कोहरे के अंतर्गत ही रखेंगे। तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर मान लीजिए विकिरण तापीय व्युत्क्रमणता की स्थिति धरातल के निकट उत्पन्न हुई है और उस समय अगर पवन प्रवाह तेज हो जाएगा तो वहां पर कोहरे की स्थिति नहीं होगी ना। तो अगर विकिरण व्युत्क्रमणता की स्थिति धरातल के निकट उत्पन्न हुई है तो उस दशा में क्या होना चाहिए, पवन प्रवाह मंद रहना चाहिए, तभी विकिरण व्युत्क्रमणता की स्थिति बनी रहेगी और तभी क्या होगा, वहां पर कोहरा उत्पन्न होगा। इसके अलावा क्या है कि वायु में सापेक्ष आर्द्रता अगर अधिक है, सापेक्ष आर्द्रता अगर वायु में, धरातल के निकट की वायु में सापेक्ष आर्द्रता अगर अधिक है तो उस दशा में भी कोहरा उत्पन्न होगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो आप जानते ही हैं, जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगी संघनन शुरू हो जाएगा, कोहरा बन जाता है। तो यह था विकिरण व्युत्क्रमणता या स्थलीय व्युत्क्रमणता। दूसरा था पर्वतीय या विकिरण कोहरा या स्थलीय कोहरा। दूसरा है पर्वतीय कोहरा, पर्वतीय ढालों के सारे उत्पन्न होने वाला कोहरा पर्वतीय कोहरा कहलाता है। सामान्यतः इसको हेज कहते हैं और यह फाग की अपेक्षा इसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, नमी ज्यादा होती है। पर्वतीय ढालों के सहारे
जब शुष्क और आर्द्र वायु का आरोहण होता है तो उस दशा में ऊंचाई पर जाकर वायु में फैलाव होता है, उसका तापमान घटता है, तापमान घटने के साथ उसकी सापेक्ष आर्द्रता बढ़ती है और संघनन की क्रिया शुरू हो जाती है, अर्थात कोहरा बनने लगता है। नेक्स्ट है अभिवाहन जनित कोहरा या अभिवाहन कोहरा, एडवेक्शनल फॉग। एडवेक्शनल फॉग क्या होता है कि एडवेक्शनल फॉग के लिए आवश्यक है कि जो जैसे एक तो एडवेक्शनल फॉग के लिए क्या जरूरी है कि एक हवाएं हैं, पवन है, पवन और जिस धरातल पर पवन बह रही है उन दोनों के तापमान में काफी अंतर होना चाहिए। पवन जिस धरातल पर बह रही है उसके तापमान में अंतर होना चाहिए, जो पवन बह रही है उसमें आर्द्रता पर्याप्त होनी चाहिए, तो उस दशा में एडवेक्शनल फॉग बनता है। जैसे क्या होता है शीत ऋतु में महाद्वीपीय भाग शीतल रहता है और उस समय समुद्र के गर्म और आर्द्र हवाएं महाद्वीपीय सतह पर जब प्रवाहित होने लगती हैं तो क्या होता है, महाद्वीपीय सतह पर आती है तो गर्म है, आर्द्र है, लेकिन उनका महाद्वीपीय सतह का तापमान उस समय कम रहता है तो उनका तापमान घटता है, तापमान घटते ही संघनन शुरू हो जाता है, धरातल के निकट जल की नन्ही नन्ही बूंदें बनती हैं, अर्थात धरातल के निकट निम्न स्तरीय बादल बन जाते हैं जो कि कोहरा है ना। तो क्या होता है, यही कारण है कि महाद्वीपों पर शीत ऋतु में कोहरा अधिक पड़ता है। महासागरों में क्या होता है, महासागरों में ग्रीष्म ऋतु है तो जब ग्रीष्म ऋतु है तो उस समय आप जानते हैं महाद्वीप जल्दी गर्म जल्दी ठंडा और महासागर देर में गर्म देर में ठंडा। तो ग्रीष्म ऋतु है तो महाद्वीपीय सतह गर्म है, लेकिन महासागरीय सतह महाद्वीपीय सतह की अपेक्षा शीतल है। तो महासागरीय सतह शीतल है और लेकिन आर्द्रता तो है ही उस पर, क्योंकि वाष्पन की प्रक्रिया हर तापमान पर चलती है और महाद्वीपीय सतह से जो गर्म हवाएं आकर के महासागरीय सतह पर जब व्याप्त होने लगती है तो महासागरीय सतह पर कोहरा पड़ता है। किस समय पड़ता है, ग्रीष्म ऋतु में। तो महासागरीय सतह पर ज्यादा कोहरा किस समय पड़ता है, ग्रीष्म ऋतु में, और महाद्वीपीय सतह पर ज्यादा कोहरा कब पड़ता है, शीत ऋतु में। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में कोहरा कब पड़ता है, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु दोनों समय पर्वतीय क्षेत्रों में कोहरा पड़ता है। और वर्ष भर कहाँ कोहरा पड़ता है, जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराओं का संगम होता है वहाँ वर्ष भर घना कोहरा छाया रहता है। जैसे यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा और यहाँ पर लैब्राडोर की शीतल जलधारा के संगम से क्या होता है, न्यू फाउंडलैंड द्वीप है और इसके आसपास के न्यू फाउंडलैंड द्वीप के चारों ओर और आसपास के क्षेत्रों में क्या होता है, वर्ष भर घना कोहरा छाया रहता है। इसी तरह से आप यहाँ पर जाते हैं ओयासियो या कुरिल की शीतल जलधारा और यहाँ पर क्यूरोशियो की इधर से गर्म जलधारा आ रही है। ओयासियो या कुरिल की शीतल जलधारा और क्यूरोशियो की गर्म जलधारा के कारण होकाइडो और इसके आसपास के क्षेत्रों में इसके पूर्वी तट के सहारे वर्ष भर घना कोहरा छाया रहता है। जहाँ भी गर्म और ठंडी जलधाराओं का संगम होगा वहाँ पर वर्ष भर घना कोहरा छाया रहता है। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं वाताग्रीय कोहरा। वाताग्रीय कोहरा क्या होता है कि जनरली ऐसे होता है कि जैसे सब पोलर दो प्रेशर बेल्ट है, उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी। तो उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी में आपने देखा है कि यहाँ पर ध्रुवीय शीतल वायु राशियाँ आ रही हैं, ध्रुवीय शीतल वायु राशियाँ आ रही हैं और यहाँ पर क्या है, पछुआ पौने बह रही है जो ध्रुवीय पौनों की अपेक्षा पछुआ पौने क्या है, गर्म है, उष्णार्द्र है, ये उष्णार्द्र है और ये शीत है और अपेक्षाकृत शुष्क है ध्रुवीय पौने। तो इनके बीच में एक ऐसा तल बन जाता है, जब दो विपरीत प्रकृति की वायु राशियां आपस में टकराती है तो एक ऐसा तल बन जाता है जो ऊर्ध्वाधर भी नहीं होता, क्षैतिज भी नहीं होता, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज से भिन्न एक ऐसा तल बन जाता है जो दोनों वायु राशियों को मिश्रित नहीं होने देता, लंबे समय तक मिश्रित नहीं होने देता। ऐसे तल को क्या कहते हैं, वाताग्र कहते हैं, फ्रंट कहते हैं। वाताग्र जब आप पढ़ेंगे तो वाताग्र कई प्रकार का होता है। स्थिर वाताग्र होता है, वार्म उष्ण वाताग्र होता है, शीत वाताग्र होता है, संरोधित वाताग्र होता है। इंग्लिश में स्टेबल फ्रंट होगा, कोल्ड फ्रंट होगा, वार्म फ्रंट होगा और ऑक्यूलेटेड फ्रंट होता है। मुख्य रूप से ये चार प्रकार के फ्रंट बनते हैं। तो क्या होता है कि इसी में आप देखिए ये जो वाताग्र बन गया, स्थिर वाताग्र, कुछ समय पश्चात ये शीतल वायु राशियों का प्रभाव क्षेत्र बढ़ जाएगा। शीतल वायु राशियों का प्रभाव क्षेत्र ऐसे, शीतल वायु राशियों का प्रभाव क्षेत्र ऐसे बढ़ जाएगा और गर्म वायु राशियों का प्रभाव क्षेत्र ऐसे घटता है। वाताग्र है जिसको गर्म वायु राशियां जिसके सहारे ऊपर उठती हैं और एक ऐसा वाताग्र है जिसको, वाताग्र का एक ऐसा भाग है जिसको शीतल वायु राशियां धकेल रही हैं, विस्थापित कर रही हैं। तो
ऐसा वाताग्र का वह भाग, ये जो एक ही वाताग्र था, वाताग्र का वह भाग जो शीतल वायु राशियों द्वारा धकेला जा रहा है, पुश किया जा रहा है, इसे कहते हैं कोल्ड फ्रंट। ये बन गया कोल्ड फ्रंट। और ये दूसरा जो ऐसा वाताग्र है जिसके सहारे गर्म वायु राशियां इसको धकेल नहीं सकती है शीतल वायु राशि के क्षेत्र में, क्योंकि शीतल वायु राशि भारी होती है, धरातल पर व्याप्त होती है, तो गर्म वायु राशि इसको धकेल नहीं पाती है शीतल वायु राशि के क्षेत्र में, बल्कि इसी के सहारे आरोहण करने लगती है गर्म वायु राशि। तो ऐसा वाताग्र जिसके सहारे गर्म वायु राशि का आरोहण शुरू हो जाता है उसे कहते हैं वार्म फ्रंट। वार्म फ्रंट कहते हैं कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट के सहारे जब ये वायु राशियां बहुत एक्टिव नहीं होती हैं, अगर ये बहुत एक्टिव हो गई, तेजी से आरोहण हो गया यहाँ पर, तो संग्रहण होगा, बादल बनेगा, वर्षा हो जाएगी। अगर ये बहुत एक्टिव नहीं है गर्म वायु राशियां, तो गर्म वाताग्र के सहारे क्या होता है, कोहरे की स्थिति उत्पन्न होती है। और इसी तरह से शीतल जो वाताग्र है, जो शीत वाताग्र है, इसके सहारे क्या है, शीतल वायु राशियां आ रही है, शीतल वायु राशियां टकरा रही है, और इधर का क्षेत्र क्या था, गर्म है। गर्म वायु राशि में आर्द्रता थी और शीतल वायु राशि शीतल है, तो शीतल वायु राशि क्या कर रही है, गर्म वायु राशि को शीतल कर रही है, और उसमें आर्द्रता है, इसलिए संग्रहण होगा और कोहरा पड़ेगा। तो इस तरह से उष्ण वाताग्रों के सहारे उत्पन्न होने वाला कोहरा उष्ण वाताग्रीय कोहरा है, और शीत वाताग्र के सहारे उत्पन्न होने वाला कोहरा शीत वाताग्रीय कोहरा है। इन वाताग्रों को डिटेल में अलग से फ्रंटोजेनेसिस एक चैप्टर है, उसमें डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हम वाताग्र नहीं एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, वो टॉपिक भी नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग कोहरे का एक संक्षिप्त परिचय पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्षण, प्रेसिपिटेशन, और वो प्रेसिपिटेशन कल की क्लास में होगा।